नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 से 12 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। देखिए, कल वाला क्लास मिस हुआ था, मौसम खराब थी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था और जिस वजह से क्लास लेने में मैं सक्षम नहीं था, इस वजह से कल वाला क्लास एब्सेंट हुआ था। फिलहाल यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। तो ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में हालिया आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार का ये स्टार्टअप है। अच्छा, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें आपको हमने बतलाया था। इसका राइट आंसर था उपयुक्त तीनों, यानी कि जो विकल्प ए, बी और सी में आपको दिख रहा है, EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, इन तीनों स्टार्टअप को अभी हाल ही में महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एक ऑफर आए थे इस सप्ताह और आज अंतिम तिथि है 12 अप्रैल मध्य रात्रि। इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल ये ऑफर आया था बीपीएससी वाले कोर्स में। यही वो कोर्स है जो कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी इंक्लूडेड है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स के तमाम स्टडी मटेरियल आपको आदि मिल जाएंगे। इसी में आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आपका 70 फुल लेंथ टेस्ट है, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट है और अनलिमिटेड इसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको इसी कोर्स के माध्यम से मिलेगा। आज अंतिम तिथि है। जो लोग भी इच्छुक हैं, आप इस कूपन कोड के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड की जानकारी आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों का विषय है? अच्छा, पहले मुझे लगा कि ये प्रश्न मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले से ये बहुत ज़्यादा खबरों में, बोल सकते हैं एक सप्ताह से खबरों में है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा और मुझे इसको शामिल करना चाहिए इस सीरीज में। देखिए, जानकारी स्वरूप ये चीज़ें आप लोगों को हालांकि मालूम ही होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे। ध्यान से सभी को देखिएगा। फिलहाल ये जो क्लॉक टावर अभी खबरों में है, ये बिहार के खास करके नालंदा जिले में एक जगह है बिहार शरीफ। ये अभी देश में बिहार शरीफ बहुत ज़्यादा खबरों में है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि नीतीश कुमार की गृह जिले बिहार शरीफ नालंदा में। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया एक क्लॉक टावर हाल ही में खबरों का विषय है, जो एक्चुअली यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह समझिएगा कि दरअसल यह क्लॉक टावर का उद्घाटन जो होने वाला था, ये उससे पहले ही बंद हो गया। अच्छा, कई जगहों पर यह भी लिखा गया है कि उद्घाटन के 1 घंटे बाद यह बंद हुआ है। मामला इसमें यह है कि चोरों ने इसके भीतर से महंगे तांबे के तार जो लगे हुए थे, जिसका इस्तेमाल हुआ था, ये टावर में जो घड़ी लगी हुई, एक्चुअली 4 घड़ी लगी हुई है और कहा गया है ये घड़ी कोलकाता से मंगाई गई है। तो इसमें जो तांबा का तार लगा हुआ था वो चोरी कर दिया गया। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार जो खास करके बातें निकल कर आ रही है सामने मीडिया वगैरह में, इसके अनुसार देखें तो 40 लाख रुपये का इसमें खर्च आया है, यानी कि इसकी जो लागत है ये 40 लाख रुपये है। हालांकि यहाँ पर इन सब बातों के बावजूद एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अपना एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पर इसे अफवाह बताते हुए इसे कहा है, लोगों से अपील की है कि आप ऐसी अफवाहों से दूर रहें। अभी इस घंटाघर का जो डिजाइन है वो फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि इसके निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, फाइनल लुक आना बाकी है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि इसमें देखिए रंग पेंट पुट्टी वगैरह हो गया है, तो इसका फाइनल लुक फिर कैसे इसमें चेंज किया, यानी कि इसको फिर नए सिरे से फिर इसको मरम्मत किया जाएगा, नए सिरे से बनाया जाएगा। इस तरफ मैं अपनी बातें यहाँ पर रख रहा हूँ। फिलहाल ये प्रशासन की तरफ से या फिर बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से ये कहा गया है। ठीक है, पहले समय में या फिर अभी भी वर्तमान में जो खास करके भारत के विभिन्न शहरों में क्लॉक टावर आप देखते होंगे वो अव्वल दर्जे का है, लेकिन खास करके बिहार में इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना है तो इसी वजह से ये अभी हाल ही में खबरों का विषय है, क्योंकि लोगों के अपेक्षा के अनुसार ये नहीं बना है और बहुत खास करके जो आप देख रहे हैं ये एकदम बेसिक सा लग रहा है। यही सारी बातें यहाँ पर कही गई है और जिस वजह से ये इंटरनेट मीडिया आदि में सुर्खियों में है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। बिहार के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत
बिहार के 4 शहरों जिनमें कि पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर स्मार्ट शहर चुने गए थे। यानी कि स्मार्ट सिटी के रूप में इन 4 शहरों का चुनाव बिहार से किया गया था। कौन कौन? तो पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था। मोदी सरकार की एक इनिशिएटिव थी, 2015 में ये शुरू किए गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि ये खबरों का विषय है, तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत या फिर इसकी स्थापना को लेकर जो जानकारी है ये ध्यान रखेगा। अच्छा, बिहार में कितने शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चुने गए हैं, अभी इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? देखिए, इसमें 2 जिले हैं, एक तो है कैमूर और एक है रोहतास। यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि बिहार की पर्यावरण पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर इसके उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम हाल ही में कैमूर और रोहतास जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है। उद्देश्य क्या है? तो बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसको लेकर यहाँ पर खास करके जो टीम रवाना की गई है विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगी और इसका आकलन करेगी और इसको बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा। और 8 अप्रैल 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार, इनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर ये रवाना किया गया। मतलब ये अभी जो हम बात कर रहे हैं एम्बेसडरों की एक टीम को रवाना किया गया। अच्छा, भारत पेट्रोलियम के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा जो खास करके टीम रवाना हुई है, इसका आयोजन भारत पेट्रोलियम की तरफ से किया गया है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र एवं जैव विविधता के बारे में जानकारी एकत्र कर पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये चीज़ें अभी हम बता रहे थे। ठीक है, तो आयोजक कौन है ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय ये शैक्षणिक यात्रा है जो कि स्टार्ट हुई है 8 अप्रैल 2025 से। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है खास करके बिहार को लेकर, इको टूरिज्म को लेकर, तो ऐसे में 1-2 जानकारी और भी हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बाघों की संख्या को लेकर हमने आपको बतलाया था, खास करके वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो कि आपको ध्यान रखना टूरिज्म के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा स्थल है। 1 नवंबर 2022 को यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर 54 हुई है। हालांकि पूरे भारत में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 3682 है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 है। ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी और भी है कि कैमूर को लेकर जो प्रस्तावित था टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होना था, मतलब होना है, इसको लेकर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है। तो अभी हाल ही में जो एम्बेसडरों की ये टीम रवाना हुई वो कैमूर और रोहतास के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मंजूरी मिल चुका है टाइगर रिजर्व के रूप में, तो ऐसे में ये पॉइंट लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बिहार का जो चिड़ियाघर है, एकमात्र चिड़ियाघर अभी हाल ही में अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ बाकायदा चिड़ियाघर के दृष्टिकोण से, तो वो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। हालांकि इसके अतिरिक्त कई जिलों को लेकर अभी रिसेंटली हमने जो घोषणा हुई थी उसको लेकर जानकारी आपको दिया था। अच्छा, रिसेंटली रानीगंज में भी चिड़ियाघर बन रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 की घोषणा नहीं हुई है, वो चीज़ें हमने इसी सीरीज में आपको बतलाया है। ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से, पर्यावरण पर्यटन के दृष्टिकोण से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिहार के दृष्टिकोण से। चलिए, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास दर के मामले में कौन सा राज्य देश में सर्वोच्च स्थान पर है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6 नहीं बल्कि 9.69% रहा है वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 24-25 को लेकर जो रिपोर्ट अभी आई है। देखिए, आर्थिक विकास दर के मामले में जो शीर्ष पर रहा है इतना ग्रोथ रेट के साथ, वो राज्य है तमिलनाडु। यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इस प्रश्न को लेकर डिटेल जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने नहीं रखा है। अच्छा, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इस रिपोर्ट को लेकर पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और कई सारे ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश आदि, तो इसको लेकर इस रिपोर्ट में जानकारी अभी पब्लिश नहीं की गई है। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि इसको लेकर बाद में रिपोर्ट आएगी, तो फिलहाल इसी इंतजार में हम हैं। फिलहाल यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है कि इसमें अगर हम देखें तो तमिलनाडु शीर्ष स्थान
स्थान पर है। लेकिन और जो अन्य राज्य हैं जिसको लेकर ये रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है, जैसे ही 3-4 दिन में ये आएगी, हो सकता है कल भी आ जाए, तो इसको लेकर हम जानकारी आपके बीच रख देंगे। ये इस पर हमारी नज़र रहेगी और ध्यान रखिएगा, इसको लेकर जानकारी हम अवश्य देंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसे भूल जाता हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें याद दिलाइएगा कि जो खास करके विकास दर को लेकर राज्यों की बात हो रही थी सर, उसको लेकर जो पॉइंट आपने बताया था उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पुनः से आपके बीच लेकर आएंगे, चर्चा फिर से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले बता दूं, ये जो सीरीज आप लोग फॉलो करते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए, तो इस सीरीज का पीडीएफ फाइल आप लोग निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उसको लेकर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक तो क्विज आप लोगों के लिए हमेशा से फ्री रहा है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हर दिन आपके लिए उपलब्ध होता है। लेकिन अब यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका पीडीएफ फाइल को आप एप्लीकेशन के माध्यम से ही निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप वहाँ पर जाके हमारे तमाम जो डेली करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, जो अभी आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका पिछला भी सारा आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से कीजिएगा। हालांकि डेली करंट अफेयर्स के अतिरिक्त जो हमारे और भी नोट्स आते हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर्स का नोट हो गया, ईयरली करंट अफेयर्स का नोट्स हुआ, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सिलेबस को लेकर हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज आदि हो गया, वो चीज़ें हालांकि पेड होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स का डेली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम पे उपलब्ध कराइए, टेलीग्राम पे नहीं बल्कि आप एप्लीकेशन से इसे निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है, जो बहुत ज़्यादा खबरों में है। यह देश है अपना पड़ोसी बांग्लादेश, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के सहयोग से 7 अन्य संस्थापक देशों, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके, तो अमेरिका के विदेश विभाग के सहयोग से इन 7 देशों के साथ मिलकर नासा ने 13 अक्टूबर 2020 को आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी, या फिर ये बोल सकते हैं आर्टेमिस मिशन की स्थापना की थी। इस समझौते पर इन सभी देशों ने हस्ताक्षर किया था और ये सभी संस्थापक देश हैं इसके, कुल मिला के 7। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये इसकी स्थापना को लेकर ये पॉइंट है। अब यहाँ पर समझिएगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का नए और बेहतर तरीके से अध्ययन करना इस आर्टेमिस समझौते का एक प्रकार का मुख्य उद्देश्य है। अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। आपको बता दूं कि रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में आर्टेमिस मिशन से संबंधित प्रश्न पुराने तथ्यों को रिलेट करते हुए पूछा गया है। रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला था। अभी 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश इसका 54वां सदस्य देश बना है, लेकिन इससे पहले 53वां कौन बना था, तो फिनलैंड बना था 53वें सदस्य के रूप में और इसमें शामिल हुआ था। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम आर्टेमिस मिशन की बात करें तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। वीवीआई पॉइंट पे आप इसे रखेंगे। दरअसल 21 जून 2023 को वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्टेमिस मिशन की 3 चरण को लेकर डिटेल जानकारी आपको हम यहाँ पर दे चुके हैं। आर्टेमिस मिशन 3 चरण में ये एक कार्यक्रम को पूरा किया जाना है, इसको लेकर तमाम बातें यहाँ पर आपके बीच रखी गई है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हालिया जारी नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक अलग है, यहाँ पर हम बात करेंगे नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न बने तो जो संस्था द्वारा ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। जैसे नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर गलती से हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर यहाँ पर आंसर आपको नहीं करना है, बल्कि ये अलग है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस होगा यहाँ पर। देखिए, प्रश्न को एग्जाम हॉल में बहुत तेजी से पढ़ते हैं, मतलब समय को सही तरीके से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तो ऐसे में थोड़ी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि आयरलैंड इस मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देशों में 109 अंकों के साथ आयरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड और ग्रीस 108.50 अंकों के साथ ये दूसरे स्थान पर है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आयरलैंड शीर्ष पर है, जबकि स्विट्जरलैंड और ग्रीस इसमें दूसरे स्थान पर है। अच्छा, आइए यहाँ पर कुछ और पॉइंट देखते हैं, खास करके भारत के संदर्भ में। तो देखिए, भारत और एक और देश है कोमोरोस, जो कि एक साथ संयुक्त रूप से 47.5 स्कोर के साथ 148वें स्थान पर है। हालांकि भारत पिछली बार के रिपोर्ट में 147वें स्थान पर है। तो भारत को लेकर भी ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत इस मामले में कोमोरोस के साथ 148वें स्थान पर है, जबकि वहीं पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये इस साल 46 अंकों के साथ 195वें स्थान पर है। जबकि सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान 27 अंकों के साथ दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट वाला देश है, जो कि 199वें स्थान पर है, सबसे निचले पायदान पर है। ये चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई है। फिलहाल नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को लेकर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा या फिर इसका प्रस्ताव रखा है? देखिए, ये देश है ब्राजील, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में ब्राजील ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के निर्माण यानी इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जिसे कहा गया है जलवायु परिवर्तन परिषद। और ये प्रस्ताव रखा गया किनके द्वारा? तो ब्राजील के द्वारा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर COP30 से पहले यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 जो आयोजित होना, इससे पहले ये प्रस्ताव रखा गया है जलवायु परिषद या फिर जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना को लेकर। आइए यहाँ पर अब हम COP30 की बात करें तो जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का ये 30वां सम्मेलन है, जो कि नवंबर 2025 में ये ब्राजील के ही बेलेम में ब्राजील में एक जगह है बेलेम, यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। अर्थात COP30 की जो मेजबानी है ये ब्राजील द्वारा किया जाएगा। तो इसी की मेजबानी से पहले ये प्रस्ताव अभी हाल ही में ये रखा गया है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ये प्रस्ताव अभी रखा है। अब यहाँ पर देखिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करें तो इससे पिछला जो संस्करण था COP29, इसका आयोजन 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान में एक जगह है बाकू, यहीं पर आयोजित किया गया था, जिसका थीम था हरित विश्व के लिए एकजुटता। अच्छा, इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकलकर सामने आया था। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2035 तक हर साल 300 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खबरों में था। और ये लक्ष्य कहाँ पर लिया गया था? बाकू अजरबैजान में, जो COP29 जो संगठन था या फिर सम्मेलन था एक्चुअली में, जो यहाँ पर इसके हम बात करें 29वें संस्करण की, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेगा। हालांकि इस अगर हम बात करें लक्ष्य की या फिर ये जो फंड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इस फंड का उपयोग हरित ऊर्जा, सतत विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। यह जो निर्णय लिया गया है, यह जो घोषणा हुई है, तो यह विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों के संतुलन पर आधारित होगी, जो कि विशेष तौर पर विकासशील देशों में ये खर्च किए जाने को लेकर घोषणा हुई थी ये COP29 में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अच्छा, इस तरह का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर पहले भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अगला जो आयोजित होना है नवंबर 2025 में, कहाँ पर? तो ब्राजील के बेलेम में। चलिए, अब यहाँ पर अगला 7वां प्रश्न है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा 2025 का इस वर्ष कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? देखिए, पोषण पखवाड़ा अभियान या फिर इसका अगर हम इस वर्ष के संस्करण की बात करें तो ये 7वां संस्करण है, अथवा विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में पोषण पखवाड़ा अभियान का 7वां संस्करण आयोजित किया है। शुरुआत हुई है 8 अप्रैल को, संपन्न होगा ये 23 अप्रैल 2025 को। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनवाड़ी योजना के अनुरूप इस विभाग के इस अभियान की जो थीम है ये शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये इसका थीम यानी कि विषय जो है इस पोषण पखवाड़ा का, इसका 7वें संस्करण का, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखें थीम क्या है, तो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना कि पोषण पखवाड़ा 2 हफ्तों का यह अभियान है, जो कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में
कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 में। अच्छा, इसके सफल संचालन को लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस ऐप का नाम क्या है? तो पोषण ट्रैकर है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है। हालांकि मंगल पांडे इस समय स्वास्थ्य मंत्री के अतिरिक्त बिहार के कृषि मंत्रालय का भी पदभार ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान यहाँ पर रखिएगा। चलिए, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत के पहले उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया उधमपुर में, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह उद्घाटन हुआ। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारत के पहले जलवायु परिवर्तन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल जम्मू केंद्रीय विद्यालय के हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में स्थित यह स्टेशन हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिघटनाओं का अध्ययन करेगा, तो जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। फिलहाल इसके उद्घाटन को लेकर इतनी जानकारी है। और खास करके हमने एक बार ये भी आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंध में वो सारी चीज़ें जो पहली बार पूरे भारत में वहाँ पर स्टार्ट होता है, या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, खबरों में रहती है, तो वो चीज़ें ध्यान आपको रखना है। केवल यही नहीं, यहाँ पर जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि पहला जो भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु उद्घाटन केंद्र है, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया है। बल्कि इस तरह का कई चीज़ें ऐसी है जो भारत में पहली बार इस क्षेत्र में हुआ है, वो चीज़ें हमने आपको बताया है। और यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुछ समय पहले अगर हम रिसेंटली की बात करें, जो अंजी नदी पर केबल आधारित जो पुल बना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये भारत का पहला केबल आधारित ब्रिज था। तो ये चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में भगोड़ों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए ड्रोन आधारित जीपी दृष्टि कार्यक्रम को लॉन्च किया है? देखिए, जीपी दृष्टि कार्यक्रम जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भगौड़े जो है उसको ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों को खोजने के लिए। तो विकल्प नंबर सी, ये गुजरात सरकार की पहल है। मानव तस्करी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, इसको रोकने की दिशा में ये एक प्रकार का राज्य सरकार के द्वारा पहल है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, करेंट अफेयर्स का एक स्पेशल डेडिकेटेड कोर्स है एप्लीकेशन पे, इसमें भी ऑफर आई थी 12 अप्रैल को, यानी कि आज ही मध्यरात्रि को ये समाप्त हो रहा है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीपीएससी वाला ही कोर्स लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये वाला तमाम जो मटेरियल है वो उसी में आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको करेंट अफेयर्स का चाहिए तो इस वाले को प्रेफर आप कर सकते हैं। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि अभी ये पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों में रखेंगे। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, कौन पूछा जाएगा कौन नहीं पूछा जाएगा ये अभी हम आपको नहीं बतला सकते हैं। बस ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो अधिक ज़्यादा जरूरी लग रहा है कि पूछा जा सकता है, उसमें हम यहाँ पर आपके बीच वीवीआई रख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, आप लोगों ने ही डिमांड किया था, क्योंकि सर इसको मेंशन करते रहिए, किसी ने आप में से बोला था, जिस वजह से हम ये चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो प्रश्न आपके बीच हमने रखा है वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए इस प्रश्न पे फोकस करते हैं। देखिए, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में यह स्थापित किया गया है। अच्छा, ये जो खास करके चिड़ियाघर है, ये बहुत पहले 2022 में भी खबरों का विषय रहा था, उसको लेकर भी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो हालांकि भविष्य में दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर और नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में जो है, इसको भी बायो बैंक स्थापित, यहाँ पर बायो बैंक स्थापित करने की योजना है। तो इसके रूप में विकसित किए जाने का ये भी मतलब खास करके एक प्रकार की योजना है भारत सरकार की, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिलहाल अभी ये पहला कौन बना है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट इससे खास करके जूलॉजिकल पार्क को लेकर देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग स्थित ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वर्ष 2022 में देश का
ये सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया था। वर्ष 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, इसके आधार पर ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर था। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसको लेकर एक दो पॉइंट और भी है। जैसे ये भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है, जो ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम एसोसिएशन यानी कि वाजा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक संख्या में हिम तेंदुआ जो है ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर में यानी कि यहीं पर संरक्षित है। हिम तेंदुआ की अगर संख्या के मामला की मतलब कि इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो है विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुआ यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हिम तेंदुए को लेकर यह भी लिखा है हमने कि हिम तेंदुए के लिए देश का पहला और एकमात्र संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम वर्ष 1985 में दार्जिलिंग चिड़ियाघर में ही शुरू किया गया था, यानी कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ही ये शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें हिम तेंदुए को लेकर आपको ध्यान रखना है, इस चिड़ियाघर से या फिर इस जूलॉजिकल पार्क से संबंधित। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, सुरुचि सिंह ने अभी इस पदक को अपने नाम किया है। देखिए, अभी इस प्रतियोगिता के आयोजन की बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, यहीं पर ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता के संदर्भ में देखिएगा भारतीय विजेताओं में तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये आपको ध्यान रखना है कि सुरुचि सिंह जो कि हरियाणा की है, इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जो आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल जो महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में या फिर शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छा, इससे पहले 2023 में मिस्र के काहिरा में जब 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लिए थे, यहाँ पर भी ये स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। अच्छा, इसी प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह जो कि तेलंगाना की है, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम की है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू जो कि पंजाब के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अच्छा, इसके साथ ही ये वाला पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि विजयवीर सिद्धू रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी आप निशानेबाज का नाम जो देख रहे हैं, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ सुरुचि सिंह को लेकर प्रश्न रखा है तो केवल यही पूछा जाएगा। हो सकता है आपको विजयवीर सिद्धू के बारे में, ईशा सिंह के बारे में या फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल के बारे में कोई भी पूछा जा सकता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा और इस तरह के प्रश्नों को हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अंटार्कटिका के जोंगसान स्टेशन पर 3.2 मीटर अपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के जोंगसान स्टेशन पर चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये 3.2 मीटर अपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप है, जो इसका नाम क्या है 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई। तो ये चीज़ें चाइना के द्वारा भी लॉन्च किया गया। तो फिलहाल इतनी जानकारी ध्यान यहाँ पर रखेंगे। सेशन को समाप्त करते हैं, हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। देखिए, पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? कंप्लीट जानकारी आप सबों को दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये ऑफर जो अभी आई थी संपन्न होने वाला है, आज आपके पास अंतिम दिन है, मध्यरात्रि 12 बजे से पहले से ज्वाइन कर लीजिएगा। महज 199 रुपये में इस कूपन कोड के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड की जानकारी वहीं पर आप जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपको पैकेज प्लान चुनने के लिए कहेगा। पैकेज प्लान जैसे आप चुनेंगे, कूपन कोड आपका अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।